थोड़े अलग दिशा में, जो कि आप GS 1, 2, 3 में ना करोगे। पर आपका एक सबसे मेजर डिसीजन आता है ऑप्शनल का सिलेक्शन को लेकर। काफ़ी बच्चे, मेरे पास कई हज़ारों DM पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, कि सर ऑप्शनल का चयन कैसे करें। सो इसके लिए आई थॉट कि मैं इसको थोड़ा एड्रेस करूँ, थोड़ा डेप्थ में जाके। कैन वी हैव द नेक्स्ट पेज प्लीज। का जो डिसीजन मैट्रिक्स होता है वो इन कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड होना चाहिए आपका। पहली मरतबा तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपका ऑप्शनल का पेपर है, ट्राई करिए। अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है उसमें अगर आपकी थोड़ी भी रुचि है तो उसी को आप कंटिन्यू करिए, अगर आपको उससे बहुत ज़्यादा इशू ना हुआ हो। क्योंकि जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, जो भी आज लोग आए, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? ओके, हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो आज का जो सेमिनार का टॉपिक है, नहीं मिल पाई है आज तक। सो हम 5 लोग हैं, हम 5 लोगों ने आज के लिए टॉपिक्स खुद से डिसाइड किए थे एंड हम 5 लोगों ने टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक एक करके हम 5 लोग कुछ कुछ टॉपिक्स पर अपने विचार रखेंगे। सो जैसा कि आपके सामने प्रेजेंटेशन दिख पा रहा होगा, प्लीज़ प्रेजेंटेशन चला दीजिए। लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, या उसके क्या चैलेंजेस हैं, तो उसको आप बहुत एनालिटिकल वे में सोचने का ट्राई करें। ऐसे ना पढ़े कि आज मुझे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पढ़ना था तो किसी एक नोट्स को उठाया, ऊपर नीचे देख लिया और खत्म हो गया। बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। उससे कुछ भी सब्सटैंशियल इनपुट आपके पास गया नहीं एंड यू हैव वेस्टेड योर टाइम आल्सो। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज कि कोई बात नहीं, अगर आज एक टॉपिक ही हो पाया तो वो एक टॉपिक ही मैं इतने अच्छे से कर लूँगा कि I will not be needing anything extra for this. So try to fix realistic targets for yourself. It will give you confidence also. बहुत सारे बार ये पूछा जाता है कि जर्नी इतनी लंबी हो जाती है, so how to be consistent, how to be motivated. मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने टारगेट्स पूरे करते हो और जो आप टिक मार्क करते हो एक दिन के बाद कि आज के मेरे टारगेट्स पूरे हो गए, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन। और वो जो इनर सैटिस्फैक्शन है वही अल्टीमेटली मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। कि मेरा जैसे मैंने पहले बताया कि 3 प्रीलिम्स नहीं हुए थे, इट वाज माय 4th अटेम्प्ट। ऑलरेडी अनिकेत हैज टॉक्ड दैट अगर आपके सीरियस 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो यू शुड शिफ्ट टू अ प्लान बी। उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी, वो मैथ्स ग्रेजुएट थे तो उन्होंने SSC का पेपर दिया। नाउ यहाँ पे भी आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर प्लान बी, अगेन सी व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम और अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है सिविल सर्विसेज में, तो मेरे लिए एक बेटर सुटेबल ऑप्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम ही रहेगा। सो मैं BPSC के एग्जाम में उत्तीर्ण हुई थी और आई वॉज सेलेक्टेड प्रीवियसली इन BPSC एंड मैंने 68, 69, 70, 71 चारों BPSC निकाला है। ठीक है, प्रीलिम्स स्टेज मेरा सारा तो हो गया था एंड आई हैव अपेयर्ड इन 78 का इंटरव्यू ऑल्सो। सो ये इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यू जस्ट नीड टू गेट नैक ऑफ दैट एग्जाम। अब मैंने वो ऑल्टरनेटिव पाथ क्यों चुना, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड सी, दिस इज ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ हाउ यू शुड बैलेंस UPSC एंड BPSC। हियर आई विल टॉक 3 थिंग्स कि अगर आप सिर्फ BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर BPSC एग्जाम तो आप देखेंगे कि उसमें 3 चीजें होती है। पहले मेंस की बात करते हैं, एक तो GS1, दूसरी GS2 एंड तीसरा एस्से ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग है BPSC के एग्जाम में। सो GS1 में जो हमारा सेक्शन है वो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है। जब आप हिस्ट्री का थीम उठा के BPSC में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वाइट रेपिटेटिव इन नेचर है। तो आप PYQ में देखेंगे दे हैव फिक्स्ड पैटर्न्स इन दैट। वो गुप्ता एम्पायर पूछेंगे, मौर्यन पूछेंगे, पाला डायनेस्टी पूछेंगे, संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो उसका सीधा सा बहुत सिंपल सा मेथड है कि PYQ बेस्ड आप एक कंसोलिडेटेड नोट्स बना लें उन टॉपिक्स पे एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री सेक्शन। 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं एंड 2 लॉन्ग
यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उनकी जो मैगजीन आती है उसमें एक कॉलम होता है बिहार स्पेशल फोकस, वो आपको बस एडिशनल चीज़ करनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप लिखेंगे तो उसमें बिहार के करंट अफेयर्स पे भी लिखना आता है। तो इट्स बेटर कि आप, क्योंकि उसमें सिर्फ बिहार का करंट अफेयर्स में पूछ नहीं रहे, नेशनल इंटरनेशनल बिहार तीनों का है। सो इट्स बेटर कि आप वो वाली कंपाइलेशन ले लें और उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, आप उन टॉपिक्स के एक कंसोलिडेटेड नोट्स पहले से बना लें, एंड देयर आर हाई चांसेस कि उन टॉपिक्स से क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग इन एग्जाम। सो दिस वे यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स. What I felt in this entire journey, which is most important, is about the preparation for mains. क्योंकि जो फाइनल आपको लिस्ट में जो आप नाम अपना देखोगे, सो दैट विल डिपेंड मच मोर कि आपने मेंस में कैसा प्रिपेयर किया। एंड मैं अपने आप को थोड़ा लकी फील करता हूँ कि मैंने 2 मेंस दिए एंड दोनों मेंस मेरा क्लियर हो गया। तो आई थॉट कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे शेयर करूँ कि हाउ डिड आई फोकस्ड ऑन यूपीएससी मेंस पार्ट इन पर्टिकुलर। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो एक मिथ है इस पूरे यूपीएससी जर्नी का, कि यूपीएससी कैन आर्न प्रीलिम्स में टू सम एक्सटेंट इस साल का पेपर देखने के बाद तो मुझको लगा कि सच में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, बट शायद मेंस में ऐसा नहीं है। तो मेंस में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम लोग कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि अगर इन टोटल हम लोग देखें तो लगभग 13-14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं सिर्फ जीएस 1 से 4 अगर हम लोग मिलाते हैं तो लगभग 14 सब्जेक्ट्स हैं। बट उनके लिए जो हमारा गाइड है कि हम लोगों को इन सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, तो दैट इज द सिलेबस। फर्स्ट थिंग जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दी, तो जो पूरी की पूरी तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 50% है हमारी, दैट इज सिलेबस। तो यदि हम लोग देखेंगे तो GS1 हैज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है, GS2 तो और ज़्यादा डिटेल्ड है एंड GS3 उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड है। तो जो पहली चीज़ मैंने की फॉर GS प्रिपरेशन वॉज कि जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं यूपीएससी ने, मैं उन सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट पढ़ लूँगा। आई स्टार्ट फ्रॉम बुक, मैं बुक में जाकर उन चीज़ों को पढ़ूँगा। उसके बाद जो टॉपिक्स वहाँ पे दे रखे हैं जो शायद मुझे समझने में दिक्कत हुई है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं किसी ऑनलाइन रिसोर्स यूट्यूब को फोकस करके उनसे उन चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब हमने उस टॉपिक को पढ़ लिया, सपोज कि हमने GS3 में एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, उन एग्रीकल्चर के टॉपिक सपोज ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स को पढ़ लिया। अब मुझे नहीं पता ना कि यूपीएससी इस पूरे टॉपिक से क्या क्या पूछ सकता है, तो फिर वहाँ पे रोल आता है पीवाईक्यू का। तो इसीलिए मैंने एक मेजर चंक दिया है, अराउंड 30% ऑफ द इंटायर प्रिपरेशन इज अबाउट पीवाईक्यू। कि आप पीवाईक्यू को पढ़िए और समझिए कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में जा रहा है कि आप अपना दिमाग लगाओ। तो जब पीवाईक्यू आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल या हर ऑल्टरनेट साल यूपीएससी फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप उसी पर्टिकुलर थीम्स पे फोकस कीजिए एंड देन वहाँ पे आपको अपनी दिमाग लगानी है कि इससे मिलता जुलता वो क्या टॉपिक है जो यूपीएससी पूछ सकता है। मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि इज इट नेसेसरी टू टेक कोचिंग। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करेंगे, कोचिंग करें। ये कोचिंग की फीस काफ़ी हेक्टिक होती है और कर भी नहीं पाता। तो जैसे मैंने इसमें डिस्कस किया है कि ये सब्जेक्टिव डिसीजन होगा आपका कि आप कोचिंग के लिए जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। 2-3 पैरामीटर्स को आपको ये देखना है कि आपका एकेडमिक स्टेटस क्या है, आपने कितनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर रखी है, आपको जो कर देगा आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ों को कवर करने में। तो 2027 तक आप रेडी हो सकते हो, बट उसमें भी श्योरिटी होगी नहीं। बट किसी के पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, जा नहीं सकते, आप दिल्ली नहीं जा सकते या फिर आप जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आप जो है खुद से भी सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आप जो बेसिक बुक्स होते हैं NCERT, लक्ष्मी का और जो भी सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, आप डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं बिना किसी कोचिंग के भी प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड बात मैंने बताया कि जैसे कि आपको है कोचिंग फैसिलिटेट करता है, आपको ओवरव्यू कर देता है, आपको सिलेबस के हर एक बिंदु पे जो है अवगत करा देता है कि यूपीएससी देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछा गया है, इन सब बिंदुओं पे क्वेश्चन पूछती है, आपका रेगुलर टेस्ट लेते रहते हैं। बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत सारे कोचिंग
बेहतर नहीं, आपको पूरा पैकेज नहीं मिलता है। आपको कुछ टीचर्स, कुछ सब्जेक्ट्स एक जगह पे अच्छे मिलेंगे, किसी दूसरे जगह पे कुछ और टीचर्स अच्छे मिलेंगे, तो फिर बाद में आप ये ना सोचने लगो, गिल्ट में ना हो कि मैं यहाँ कोचिंग किया, मुझे यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिला और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। फिर उसके बाद में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ कि चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ो या कहीं पे भी रहो, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, खुद के साथ बैठ करके जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस पे नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं, तब तक जो है आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी यूपीएससी जैसे एग्जाम को पास करना। क्योंकि अब सारे टॉपर्स इससे सहमत होंगे कि अब जो नेचर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी के आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं आते हैं, अब वो एनालिटिकल आ रहे हैं। ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। एंड ऑन द स्पॉट अगर आपको लिखना है, 7 मिनट्स में हम 10 मार्कर लिखते हैं, तो वो सोचने के लिए आपको 30 सेकेंड्स में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, एंड तब आप आंसर्स लिखेंगे। ये तभी होगी जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब आपने बहुत अंडरस्टैंडिंग किया होगा अपने सारे कंसेप्ट्स का। तो इसलिए सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी सपोज इसमें जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा या फिर प्रीलिम्स देंगे और मेंस है, अभी पीक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका होना चाहिए। आप अभी 10, 12, 13 आवर्स जितना चाहे आप जीएस, जनरल स्टडीज, ऑप्शन सब आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करना ही करना है। एंड जैसे मैंने लिखा है लास्ट में कि कोचिंग आप मेंस टेस्ट सीरीज के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जैसे आप 2027 में अटैम्प्ट करेंगे और आपने सपोज आपने प्रीलिम्स आपको लग रहा है आप क्लियर करेंगे, तो आप मेंस का टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं। इससे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन कितना हुआ है। फुल लेंथ टेस्ट करना है, हाफ लेंथ टेस्ट करना है, बट वो तभी करें जब आपने पिछले 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है कि हम दिल्ली या पटना जाएंगे नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। कोचिंग ऑफलाइन सेंटर्स पे करें या ना करें, उसी तरीके से दिल्ली या पटना मुझे ऐसा लगता है कि सिंस मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली में हुआ था तो मेरी कंटिन्यूटी रही थी दिल्ली में, तो तभी मैंने दिल्ली से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हालांकि मैं बांका से आता हूँ, तो मैंने अपने 2 से 3 साल प्रिपरेशन बांका से भी किया। कोविड के टाइम पीरियड में मैं बांका में रहा और अपनी इनिशियली 2022 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो कहीं ना कहीं बांका में रह करके किया। तो नेसेसरी नहीं है कि दिल्ली जाना या पटना जाना। अगर आप घर पे रह करके कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और फोकस्ड माइंडसेट रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या कि डेली सुबह 4 बजे 5 बजे जो उठने का जो प्रोग्राम होता है वो आप डेली कर सकते हैं क्या? अपने फ़ोन्स को, अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि दोस्तों के साथ बाहर चले गए, आज टाइम फ़ोन पे ही समय बिता रहे हैं, उन सब चीज़ों को अगर आप जो है साइड रख करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे, किताब को खोल रहे हैं तो उससे पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, अगर वो काम आप अगर घर पे बैठ के कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको घर से बेहतर कोई जगह मिलता है। पीस रहता है, कंफर्ट रहता है, आपका जो है खाने from a senior friend of mine जो अभी currently IAS है उत्तर प्रदेश का है, he gave me a very negative feedback, but at the end he also told me one thing कि राघव you have started this is a very good thing. यहाँ से there is only improvement, there is only upward. यहाँ से किसी नीचे नहीं जा सकते. So you have to start somewhere. And once you start, there will be only gradual improvements provided you are honest and consistent with your answer writing. So this was the 2 parameters which I wanted to talk about regarding the answer writing. So we have the next statement. बच्चे पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन इवैल्यूएशन कैसे करें, किससे पूछें कि हम लोग अच्छा आंसर लिख रहे हैं कि नहीं। सो इसमें आई वुड नॉट रिकमेंड कैंडिडेट्स टू जॉइन अ फुल-फ्लेजेड टेस्ट सीरीज अगर उनका मेंस अभी पास नहीं है, स्पेशली इफ दे आर बिगिनर्स। उनको पीयर इवैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेम आंसर लिखिए, आप देखिए कि आपका फ्रेंड कितना अच्छा लिख रहा है, तो उसने कुछ पॉइंट लिखा हुआ आपने मिस कर दिया है, या फिर आप AI के टूल्स को बोलिए कि वो आपको मॉडल आंसर बना के दें। चैट जीपीटी को बोलिए कि ये क्वेश्चन था यूपीएससी लेवल पे या फिर किसी टेस्ट सीरीज में मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज द गांधीयन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आप उसमें एक आंसर लिखिए, मे बी दिस वाज इन अ पेपर, मे बी दिस वाज इन द टेस्ट पेपर। आप AI से बनाइए, आप पीयर रिव्यू करिए, इन सारी चीज़ों को आप इनिशियल डेज में करिए, टेस्ट सीरीज बाद में ज्वाइन करिए जहाँ पे इवैल्यूएशन हो। एंड
if you are so much into कि नहीं आपको evaluation चाहिए, so there are certain online platforms which are giving comprehensive evaluation plans, Right Unlimited करके बहुत सारे आजकल प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बहुत अफोर्डेबल होते हैं, so आप उन पे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको लिखने का मौका देते हैं, आप पूरी टेस्ट सीरीज लिख सकते हैं, आप डेली के 5-6 आंसर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे वगैरह सब लिख सकते हैं। सो इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि भाई आपको कोई इवैल्यूएट करके दे, तो आप ये सारी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, तो डू नॉट वांट टू जॉइन द फुल बजट टेस्ट सीरीज, व्हिच आई आल्सो डू नॉट रिकमेंड until unless your means is on the over the horizon. So this was something, हाँ, लास्ट में लिखा है कि टू राइट PYQs around, PYQs लिखिए, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बट PYQs लिखने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि PYQ का मटेरियल आपके नोट्स में इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में कुछ सवाल आया GS1 में कि लैंडस्केप से रिलेटेड आ गया कि जो रिंग ऑफ फायर है उसका ज्योग्राफी का मेन पोर्शन है, तो वो आप केवल उस क्वेश्चन को ना एड्रेस करते हुए उस पूरे के पूरे टॉपिक को हॉलिस्टिकली अपने नोट्स में लिखिए, कैसे वोल्केनिज्म होता है, वहाँ पे कैसे सबसिस्टेंस होता है, ओशियनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कैसे इंटरेक्शन होता है, कौन से फोर्स वहाँ पे एक्टिव है, इंटरनल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स आज इन द PYQ शुड बी देयर इन योर नोट्स। कि PYQ का रिपीट होने का वेरी हाई प्रोबेबिलिटी होता है मेंस एग्जाम में। PYQ माइट नॉट रिपीट वर्बली, बट उसका थीमेटिक जो कंटेंट है वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार के ज्योग्राफी में मिनरल ऑयल का लोकेशन को लेकर कुछ सवाल था which I'm forgetting in entirety, बट कई लोगों ने बोला कि सर ये तो बहुत weird क्वेश्चन है, I was like this has been asked in UPSC 2014 या 15 में UPSC has asked this in some way or other. So इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका मेंस का PYQ अच्छे से वेल इंटीग्रेटेड है आपके नोट्स में, so that is the primary thing rather than only sticking to writing answers on the PYQ. So I think मेरा पोर्शन यहीं तक था, कैमरा का नेक्स्ट लेवल। यस, यहाँ से